आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11, 12 व 13 पर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 11 ऐसे तथ्यों के बारे में नियम बताती है जो वाद के तथ्यों से ऐसा संबंध नहीं रखते कि स्वयं सुसंगत हो सके और केवल इस कारण सुसंगत मान लिए गए हैं कि वे मामले के तथ्यों से या तो असंगत है या होने या न होने के तथ्य को अत्यंत अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बनाते हैं। धारा 11 का शीर्षक है कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं कब सुसंगत होते हैं। वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं सुसंगत हैं। नंबर 1, यदि वे किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं। नंबर 2, यदि वे स्वयमेव या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व अत्यंत अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बनाते हैं। इस धारा में 2 दृष्टांत दिए गए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। दृष्टांत का प्रश्न यह है कि क्या क ने अमुक दिन कलकत्ते में अपराध किया। यह तथ्य कि वह उस दिन लाहौर में था सुसंगत है। यह तथ्य कि जब अपराध किया गया था उस समय के लगभग क उस स्थान से जहाँ की अपराध किया गया था इतनी दूरी पर था कि क के द्वारा उस अपराध का किया जाना यदि असंभव नहीं तो अत्यंत अनधिसंभाव्य था, सुसंगत है। दूसरा दृष्टांत है, प्रश्न यह है कि क्या क ने अपराध किया है। परिस्थितियां ऐसी है कि वह अपराध क, ख, ग या घ में से किसी एक के द्वारा अवश्य किया गया होगा। वह हर तथ्य जिससे यह दर्शित होता है कि वह अपराध किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जा सकता था और वह ख, ग या घ में से किसी के द्वारा नहीं किया गया था, सुसंगत है। धारा 11 2 नियम बताती है। पहला जो नियम है वो है असंगत तथ्य या प्ली ऑफ एलिबाई का नियम। इस धारा का प्रथम नियम यह है कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है सुसंगत हो जाएंगे यदि वे किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हों। इनका वाद के तथ्यों से असंगत होना ही एक ऐसा गुण है जो उन्हें सुसंगत बनाता है। इस धारा के अंतर्गत कोई अभियुक्त यह अभिवाद प्ली ऑफ एलिबाई कर सकता है कि वह अपराध के समय किसी अन्य स्थान पर उपस्थित था और इसलिए उसके द्वारा ऐसे अपराध को करना असंभव था। अगर किसी व्यक्ति पर यह अपराध है कि उसने किसी विशेष दिन कलकत्ता में किसी व्यक्ति की हत्या की है तो वह इस बात का बचाव ले सकता है कि वह इस दिन मुंबई में था। मुंबई में अपनी उपस्थिति सिद्ध करने के लिए वह किसी स्थान पर अपनी उपस्थिति दिखा सकता है, जैसे कि किसी डॉक्टर या वकील से मिलने गया हो और उसने अपनी व्यावसायिक डायरी में उसका नाम लिखा हो, या उसने मुंबई से किसी व्यक्ति को पत्र लिखा हो, या यह कि उसने मुंबई में कोई चेक भुनवाया हो। घटना स्थल से दूर होने का बचाव उसे ही साबित करना होता है जो ऐसे बचाव का सहारा लेता है। उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है दूधनाथ पांडे बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में कि अपराध के स्थल से अभियुक्त की अनुपस्थिति के बचाव का यह आधार तत्व है कि अभियुक्त उस स्थान से घटना के समय इतना दूर हो कि उसका घटना स्थल पर हो सकना भौतिक रूप से असंभव हो। इस सिद्धांत को तथ्यों पर लागू करते हुए यह पाया गया कि अनुपस्थिति का बचाव साबित नहीं हुआ था क्योंकि अभियुक्त की फैक्ट्री जहां वह 8:30 बजे तक था घटना से इतनी निकट थी कि 9 बजे तक अभियुक्त वहां पहुंच सकता था जहां पे 9 बजे दुर्घटना हुई थी। मुकेश वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। अभियुक्त के द्वारा यह अभिवचन लिया गया कि वह घटना के समय पर अपने परिवार के साथ एक पार्क में संगीत समारोह में शामिल था। एलिबाई का अभिवचन क्षतिग्रस्त जानकारी दाता के साक्ष्य, पीड़ित के मृत्युकालीन कथन, डीएनए के विश्लेषण और अंगुली चिन्ह विश्लेषण के विपरीत था। पार्क के प्रबंधनकर्ताओं के साक्ष्य के अनुसार ऐसे किसी भी संगीत समारोह के आयोजन की अनुमति किसी भी पार्क प्रबंधकर्ता के द्वारा नहीं दी गई थी और ऐसा कोई भी समारोह घटना के दिन आयोजित नहीं किया गया था।
एलिबाई के अभिवचन को अस्वीकार करने को सही ठहराया गया। यदि किसी अभियुक्त का एलिबाई का बचाव असफल हो जाए तो इससे यह उपधारणा नहीं होती कि वह दोषी है। उसे दोषी साबित करने का भार अभियोजन पर बना रहेगा। एक अभियोजन में अभियुक्त का दावा था कि हत्या के समय वह हत्या स्थल से 400-500 गज की दूरी पर पंचायत के अधिवेशन में उपस्थित हुआ। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह इतनी दूरी नहीं थी कि कोई व्यक्ति एक स्थान पर एक कार्य करके दूसरे स्थान पर लगभग उसी समय पहुंच नहीं सकता था। तो धारा 11 में एक ये प्ली ऑफ एलिबाई का अभिवचन महत्वपूर्ण सिद्धांत है, नियम है धारा का। दूसरा नियम है कि ऐसे तथ्य जो अधिसंभावना दर्शाते हैं, हाईली प्रोबेबिलिटी दर्शाते हैं। इस दूसरे नियम के अनुसार धारा 11 के अंतर्गत ऐसे प्रत्येक तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है जो खुद ब खुद या अन्य तथ्यों के साथ विवादक या तथ्य या सुसंगत तथ्य को अत्यंत अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य दर्शाते हैं। जब किसी कमरे में केवल 5 व्यक्ति हों जिनमें से एक की हत्या हो जाए और परिस्थितियां यह स्पष्ट करती हो कि हत्या उन्हीं में से किसी एक ने की है, तो प्रत्येक ऐसा तथ्य सुसंगत होगा जो यह दर्शाए कि उनमें से किस व्यक्ति ने ऐसा किया होगा या नहीं किया होगा। जब किसी व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अधीन आरोप हो तो यह दर्शाया जा सकता है कि वह 420 के गिरोह का सदस्य है, क्योंकि यह तथ्य संभाव्य करता है कि 420 उसी व्यक्ति ने की होगी। एक मामले में एक स्त्री और उसकी नौकरानी केवल 2 व्यक्ति ही घर में थे और दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थे। इन परिस्थितियों में मालकिन की हत्या हो गई। स्वाभाविक रूप से ही नौकरानी शक का शिकार बन गई और किसी ने के अंदर आने का कोई निशान तक भी नहीं था। इसलिए यह अत्यंत अनधिसंभाव्य था कि उसी ने हत्या की होगी और उसे मौत की सजा दी गई। यहाँ पर ऐसे तथ्य भी सुसंगत होते हैं जो तथ्यों को अनधिसंभाव्य बनाते हैं। संता सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में गवाहों ने बताया कि उन्होंने ये देखा कि मृतक को करीब 25 फुट की दूरी से गोली मारी जा रही थी। डॉक्टरी गवाही यह थी कि जख्मों की प्रकृति से ये प्रकट होता था कि घाव केवल 1 गज की दूरी से किए गए हैं। यहाँ गवाहों के बयान अनधिसंभाव्य हो गए थे। साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 नुकसानी से संबंधित प्रावधान करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सिविल मामलों में जो पीड़ित पक्षकार होता है उसके सामने प्रमुख विकल्प होता है नुकसानी। अपकृत्य विधि में भी नुकसानी ही एक प्रमुख उपचार होता है। जैसा कि आपको विदित है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम समान रूप से सिविल और आपराधिक मामलों पर लागू होता है। ऐसे में धारा 12 सिविल मामलों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। धारा 12 के अनुसार नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत हैं। उन वादों में जिनमें नुकसानी का दावा किया गया है कोई भी तथ्य सुसंगत है जिससे न्यायालय नुकसानी की वह रकम अवधारित करने के लिए समर्थ हो जाए जो अधिनिर्णित की जानी है। धारा 12 में नुकसानी प्राप्त करने वाले वादों में रकम अवधारित करने के लिए कौन से साक्ष्य सुसंगत होंगे उनके बारे में बताया गया है। दीवानी मामलों में नुकसानी ही सबसे अधिक प्रचलित उपचार है। न्यायालय को नुकसानी की रकम अवधारित करने के लिए अनेक प्रकार के तथ्यों को ध्यान में लेना पड़ता है। ऐसे तथ्यों की सुसंगति उस विषय या विधि पर निर्भर करती है जिसके नियमों के अनुसार नुकसानी का वाद उठा है। जो तथ्य मानहानि के कारण होने वाली हानि के लिए नुकसानी अवधारित करने के लिए सुसंगत है वे संविदा भंग से होने वाली नुकसानी को अवधारित करने के लिए विसंगत हो सकते हैं। विधि की प्रत्येक श्रेणी ने नुकसानी से संबंधित अपने ही सिद्धांत बना लिए हैं। इसी कारण धारा 12 में केवल एक सामान्य प्रकृति का नियम बताया गया है और उसमें केवल ये कहा गया है कि प्रत्येक ऐसा तथ्य सुसंगत होगा जो न्यायालय को नुकसानी की रकम अवधारित करने में सहायक होगा। अपकृत्य विधि में न्यायालय प्रथा हेतु दुर्भावना, आशय आदि भी ध्यान में लेते हैं।
कभी कभी प्रतिवादी की दौलत तथा शोध क्षमता कैपेसिटी को भी ध्यान में लिया जाता है। विवाह के झूठे वचन भंग के लिए वादी को कितनी नुकसानी हुई, इसे जानने हेतु प्रतिवादी की दौलत संपत्ति को ध्यान में रखा जाता है। वादी की भावनाओं को पहुंचाई गई ठेस तथा उसके मानसिक कष्ट का भी नुकसानी की रकम पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत संविदा विधि के अंतर्गत संविदा भंग का ढंग एवं रीति, कारित करने वाले व्यक्ति का आशय, उसकी संपत्ति, संविदा भंग द्वारा कारित मानसिक कष्ट एवं क्षति आदि का नुकसानी के निर्धारण करने में कोई महत्व नहीं रखती। परंतु हाल के कुछ वादों में न्यायालयों ने निर्धारित किया कि संविदा भंग से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति में वादी की पीड़ित भावनाएं नुकसानी के प्रश्न के संबंध में सुसंगत होगी। उदाहरण के लिए, एक फोटोग्राफर ने किसी विवाह समारोह के चित्र लेने की संविदा की, किंतु वह उस अवसर पर नहीं पहुंचा। न्यायालय ने निर्णित किया कि संविदा भंग के इस मामले में वादी की पीड़ित भावनाएं नुकसानी का निर्धारण करने में सुसंगत होंगी। शेख गफूर बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में एक खेत के बगल में बन रही नहर से निकलने वाले पानी के कारण खेत की फसलें नष्ट हो गई। वादी सबसे अच्छा साक्ष्य पेश करने में सक्षम नहीं था। यहाँ तक कि न्यायालय ने कहा कि नुकसानी का निर्धारण करने में मुश्किल होना प्रतिकर अधिनिर्णित न करने का कोई आधार नहीं था। यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वो युक्तियुक्त अधिनिर्णय करे। न्यायालय ने संभावित आय के अनुसार नुकसानी की गणना की कि नष्ट हुई फसल 1 एकड़ फसल उत्पन्न कर सकती थी। तो धारा 12 ऐसे सभी तथ्यों का साक्ष्य लेने को न्यायालय को समर्थ बनाती है जो नुकसानी की रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ बताते हैं। साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 13 रूढ़ियों एवं अधिकार, कस्टम्स एंड राइट्स की बात कहती है। जबकि अधिकार या रूढ़ी प्रश्नगत है तब सुसंगत तथ्य है। जहाँ किसी अधिकार या रूढ़ी के अस्तित्व के बारे में प्रश्न है, वहाँ धारा 13 के अनुसार निम्नलिखित तथ्य सुसंगत होंगे। नंबर 1, कोई संव्यवहार जिसके द्वारा प्रश्नगत अधिकार या रूढ़ी सृष्ट, दावाकृत, उपांतरित, मान्यकृत, प्रख्यात या प्रत्याख्यात की गई थी या जो उसके अस्तित्व से असंगत था। दूसरा, वे विशिष्ट उदाहरण जिनमें वह अधिकार या रूढ़ी दावाकृत, मान्यकृत या प्रयुक्त की गई थी या जिनमें उसका प्रयोग विवादग्रस्त था, प्रत्याख्यात किया गया था या उसका अनुसरण नहीं किया गया था। इस धारा के साथ एक दृष्टांत दिया गया है। प्रश्न यह है कि क्या का एक मीन क्षेत्र पर अधिकार रखता है? क के पूर्वजों को मीन क्षेत्र प्रदान करने वाला विलेख, क के पिता के द्वारा उस मीन क्षेत्र का बंधक, क के पिता द्वारा उस बंधक से अनमोल पाक्षिक अनुदान। विशिष्ट उदाहरण जिनमें क के पिता ने अधिकार का प्रयोग किया था, जिनमें अधिकार का प्रयोग क के पड़ोसियों के द्वारा रोका गया था, सुसंगत तथ्य हैं। अधिकारों एवं रूढ़ियों के सबूत को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 13 तथ्यों की सुसंगति के विषय में 2 नियम बताती है। पहला सिद्धांत या पहला नियम ये है, ऐसे तथ्यों को इंगित करता है जो संबंधित रूढ़ी या अधिकार के उद्भव अथवा सृष्टि या उसके पश्चातवर्ती इतिहास को दर्शाते हैं। दूसरे नियम या सिद्धांत के अनुसार ऐसे तथ्यों के साक्ष्य को सुसंगत बनाता है जो उन व्यवहारिक उदाहरणों को दर्शाते हैं जिनमें कि संबंधित रूढ़ी या अधिकार का अनुसरण किया गया था। धारा 13 के अंतर्गत रूढ़ियों एवं अधिकारों को साबित करने संबंधी नियमों की विवेचना की गई है। एक समय था जबकि रूढ़ी को कानून का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता था और यह अब भी उसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोतों में अपना स्थान रखती है। लगभग प्रत्येक कानून या अधिनियम किसी विशिष्ट समुदाय के बीच अथवा विशिष्ट क्षेत्र में प्रचलित रूढ़ियों के पक्ष में व्यवस्थाएं करता है। उदाहरण के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 विवाह के लिए प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियों के बारे में बताता है और साथ ही यह भी व्यवस्था करता है कि इस प्रकार के विवाह उन व्यक्तियों के बीच में संपन्न हो सकते हैं जिनके समुदाय में ऐसे विवाह की अनुमति प्रदान करने वाली कोई रूढ़ी हो।
मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपनी माँ की बहन की पुत्री से विवाह कर लेता है, वह विवाह प्रतिषिद्ध संबंध की डिग्री में आने के कारण उस पर अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए केस चलाया जाता है। बचाव में वह ये अभिकथन करता है कि उसके समुदाय में प्रचलित एक रूढ़ी के अंतर्गत ऐसा विवाह करने की अनुमति है। इस रूढ़ी को किस प्रकार साबित किया जाएगा? क्या वह अपने तर्क के समर्थन में इस बात को दर्शा सकता है कि उसके परिवार के बहुत से सदस्यों ने उसी प्रकार के विवाह किए हैं? सैकड़ों व्यक्तियों ने अधिनियमों का उल्लंघन किया है। ये तथ्य किसी रूढ़ी को प्रमाणित नहीं करता और न ही कर सकता है। इसलिए बहुधा रूढ़ी के अस्तित्व को साबित करना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार किसी अधिकार के अस्तित्व को साबित करने की समस्या भी कठिनाइयों से मुक्त नहीं है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को किसी तालाब में मछली मारने के लिए चोरी के आरोप पर अभियोजित किया जाता है और वह इस बात का दावा करता है कि उसे तालाब में मछली मारने का अधिकार है। अपनी बात के समर्थन में वह केवल एक ही साक्ष्य दे सकता है कि वह पहले भी ऐसा करता रहा है, परंतु पिछले अवसरों पर की गई चोरियां उसे कोई अधिकार प्रदान नहीं कर सकती। तो इसी संदर्भ में कि रूढ़ी कब साक्ष्य के तौर पे सुसंगत होती है, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी घटना के बारे में यह तभी कहा जा सकता है कि वह स्मरणातीत समय से होती चली आ रही है जब उसका आरंभ इतिहास की पुरानी बातों में छिपा हो। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इन सब सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए एक निर्णय दिया कि भारत में यह आवश्यक नहीं है कि यह साबित किया जाए कि रूढ़िगत अधिकार स्मरणातीत काल से प्रयोग में चला आ रहा है। यदि यह सबूत मिल जाए कि अधिकार युक्तियुक्त है, बहुत पुराना है और खुले रूप से शांतिमय ढंग से बिना किसी रुकावट के गुप्त रीति से नहीं प्रयोग किया जा रहा है, तो ऐसे अधिकार को रूढ़िक अधिकार मान लिया जाता है। शीतल दास बनाम संत दास के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी महंत के उत्तराधिकार के झगड़े में पूर्व महंत द्वारा लाए गए वाद में निर्णय धारा 13 के अंतर्गत संव्यवहार के रूप में सुसंगत होगा, क्योंकि उस वाद में एक पक्षकार जिसने पूर्व महंत के चेला होने के कारण महंत बनने का अधिकार मांगा था, उसे ऐसी डिक्री प्राप्त हुई थी। परंतु न्यायालय ने ये बात तुरंत कही कि ऐसा निर्णय निर्णायक नहीं होगा। अन्य साक्ष्य के साथ एक ऐसा साक्ष्य होगा जिसका वजन देखकर उससे मौखिक साक्ष्य के समर्थन के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। किसी पुराने रजिस्टर में यह लिखा होना कि एक प्रश्नगत संपत्ति देवोत्तर थी, यह दर्शाने के लिए सुसंगत माना गया कि कोई भी व्यक्ति उसका दान करने की क्षमता नहीं रख सकता। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत जब किसी रूढ़ी या अधिकार के अस्तित्व के बारे में प्रश्न होता है, तो न्यायालय कोई संव्यवहार जिसके द्वारा उस अधिकार या रूढ़ी श्रेष्ठ हुई है, दावाकृत हुई है, उपांतरित है, प्रख्यात, प्रत्याख्यात, ऐसे तथ्यों का साक्ष्य ले सकता है जो उसके अस्तित्व से असंगत था, या कोई भी ऐसे उदाहरण का साक्ष्य ले सकता है जिसमें वह अधिकार या रूढ़ी दावाकृत, मान्यकृत, प्रयुक्त की गई थी, या जिनमें उनका प्रयोग विवादग्रस्त था, प्रख्यात किया था या उसका अनुसरण नहीं किया गया था।